वह आपातकाल के तुरंत बाद 1977 की एक सर्द शाम का धुंधलका था। दुकान के बाहर बहुत भारी भीड़ जमा थी। दुकान के भीतर गुस्साए लोगों की चिल्लाहटें सुनाई दे रही थीं। भीड़ के लोग दबी जुबानों में धीमे स्वरों में फुसफुसाते हुए बतिया रहे थे, जो समझ नहीं पा रहे थे कि जो अफवाह फैली हुई थी उस पर भरोसा करें या न करें। लोगों का कहना था कि प्रशांत पांडे मर गया है, मारा नहीं गया है, और वह भी उसी के अड्डे पर। यह मुमकिन नहीं था। इतना दम किसमें हो सकता था कि कोई ऐसा काम कर पाता। उस छोटी सी अंधेरी दुकान में जाने पर पांडे की क्षत विक्षत खून से लथपथ लाश देखी जा सकती थी। कमरे में हर तरफ उसकी दुनियावी ताकत के असबाब के अवशेष बिखरे पड़े थे। उसकी हेकड़ी की आखिरी निशानियों के तौर पर खून के थक्के ही बचे रह गए थे। कौन हो सकता था जिसने ये भयंकर कृत्य किया होगा? पांडे की मटका टेबल के 2 टुकड़े हो गए थे। पांडे की ताकत की आखिरी निशानी भी नष्ट हो चुकी थी। ये टेबल जिसने कई परिवारों के पतन का षड्यंत्र रचा था और उसकी भविष्यवाणी की थी, जिसने कई परिवारों के भविष्य को बर्बाद कर दिया था, वह अब नष्ट हो चुकी थी। पांडे के रुतबे से हर कोई वाकिफ था और उसकी हत्या की गई थी। इस बात का मतलब था कि हत्यारे या तो अनाड़ी थे या फिर बड़ी तोप थे। सवाल यह था कि इनमें से ज्यादा खतरनाक कौन साबित होने वाला था। बंबई माफिया का इतिहास चुनौतियों और ऐसे लड़कों के किस्सों से भरा पड़ा है जिन्होंने आगे चलकर खतरनाक शक्लें अख्तियार कर ली थीं। यह अक्सर देखने में आता था कि नए नवाब पुराने गुटों को चुनौती देते और फिर उनकी जगह ले लेते थे। पांडे ऐसा ही था। अपनी मौत के कुछ ही महीने पहले भाइखला की लंबी सीमेंट चाल में, जहां पर वह अपना धंधा चलाता था, कुछ नए हीरो उभरते देखे गए थे। कुंदन दुबे, पारसनाथ पांडे और मोहन सरमलकर की तिकड़ी, जो भाइखला कंपनी के नाम से जानी जाती थी, भाइखला की गलियों में विकसित हुई थी। पैसे हड़पने, हत्याएं करने या जुए के अड्डे चलाने की कोई भी वारदातें हों, वे कुख्यात भाइखला कंपनी के इन्हीं तीनों लोगों के द्वारा अंजाम दी जाती थीं। जल्दी ही महाराष्ट्र के एक शख्स रामा नाइक ने ख्वाब देखने का दुस्साहस किया। मटका व्यापार पर एक छत्र राज्य करने वाले मुख्यतः उत्तर भारतीय बहुसंख्यकों के बीच उसने मटका और शराब का अपना अड्डा खोल लिया। ये भाइखला कंपनी के लिए पहली खुली चुनौती थी जो उसकी ओर से पेश की गई थी। तलवारें खींच गईं। जहां दुबे और पांडे के मटके के अड्डे थे, वहीं सरमलकर शराब का धंधा चलाता था और स्थानीय लोगों से हफ्ता वसूलता था। दरअसल अफवाह ये भी थी कि उसका उस हत्या से भी ताल्लुक था जो भाइखला के एस पुल पर हुई थी। नाइक ने इसी क्षेत्र में अपनी जोर आजमाइश की कोशिश की थी। दुबे के साथ उलझने की नाइक के पास एक और व्यक्तिगत वजह भी थी। कुंदन दुबे ने उमाकांत नाइक की हत्या की थी क्योंकि उसका एक भाई अरविंद दुबे की बहन पुष्पा से इश्क करता था। मटका कारोबार के बेताज बादशाह पांडे के लिए ये शुद्ध व्यवसाय का मामला था। किसी भी सल्तनत के 2 बादशाह कभी नहीं हो सकते और अपना वर्चस्व कायम रखने एक के लिए दूसरे को खत्म करना जरूरी होता है, और इसीलिए पांडे की हत्या करना जरूरी हो गया था। लेकिन नाइक अपने इस सारे काम को अकेले अंजाम नहीं दे पा रहा था। 2 लोग और थे, बाबू रेशिम और अरुण गुलाब अहीर उर्फ अरुण गवली। गवली वह व्यक्ति था जो आगे चलकर दाऊद का सबसे बड़ा कांटा बनने जा रहा था। अरुण गुलाब अहीर स्कूल में रामा नाइक का सीनियर हुआ करता था। वे भाइखला के बकरी अड्डा के एक ही म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़े थे। हालांकि रामा ने 7वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया था। उन्होंने अपना संग साथ बनाए रखा, और अचरज की बात यह थी कि बावजूद इसके कि रामा नाइक उम्र में गवली से छोटा था, वह गवली पर भारी पड़ता था और वही सारे फैसले लिया करता था। गवली उसकी इज्जत करता था और उसकी राय की बहुत कद्र करता था। अरुण बहुत ही निचले तबके से आया था। अगर कोई ऐसा सांचा था जिसमें भविष्य के माफिया सरगना ढाले जा चुके थे, तो वह सांचा अरुण गवली को ढालने से चूक गया लगता था। गवली का परिवार मध्य प्रदेश के खंडवा शहर का था और ग्वालों के पारंपरिक वंश से ताल्लुक रखता था, चलते उनका जाति नाम गवली पड़ा था, जिसके उसके 4 भाई और 2 बहनें थीं। उसका पिता गुलाब सिंप्लेक्स मिल्स में काम करता था और उसकी माँ भी एक कारखाने में मजदूर थी। उसकी भी पहली नौकरी एक कारखाने में ही लगी थी। जब वह 20 साल से कुछ ही ऊपर का था, तभी उसे महालक्ष्मी में शक्ति मिल्स में काम मिल गया था। किसी खास हुनर के अभाव के चलते बाद में वह विखरोली के गोदरेज एंड बॉयज के डाई कास्टिंग विभाग में चला गया। दरअसल यही वह जगह थी जहां पर उसने पहली बार खून का स्वाद चखा था, जब उसने यूनियन में शिवसेना के प्रतिनिधि अपने पहले प्रतिद्वंद्वी बाला मापनकर पर जीत हासिल की थी, जो गवली के हाथों अपमानित हुआ था। इसके बाद वह कंजूर मार्ग स्थित क्रॉम्पटन एंड ग्रीव्स लिमिटेड में चला गया। यहीं पर उसने रामा नाइक और बबलिया सावंत के साथ समय गुजारना शुरू किया। यही वह वक्त भी था जब उसकी मुलाकात सदाशिव पावले उर्फ सदा मामा से हुई थी, जिसे आगे चलकर गवली के गिरोह में नंबर 2 की हैसियत मिली थी।
बाबू रेशम मजगांव गोदी की कैंटीन के कामगारों का नेता था। वह उसी इलाके में रहता था जहां से रामा और गवली अपनी गतिविधियां चलाया करते थे और वह उनकी तरफ खींचता चला गया। भाइखला में सक्रिय विभिन्न गुटों के साथ इन दोनों की तकरारें जारी रहीं और इनकी जिंदगी में निर्णायक मोड़ आया आपातकाल के साथ। 1975 में रामा नाइक मीसा के अंतर्गत गिरफ्तार हुआ। जेल में रहते हुए वरदाराजन एल मुदलियार उर्फ वरदा भाई के साथ उसका संपर्क एल विकसित हुआ और उनके बीच कुछ ऐसी बनी कि नाइक ने हिम्मत दिखाते हुए वरदा भाई के साथ एल गठबंधन करने की पेशकश तक कर डाली। उसने उससे कहा, कुछ काम हो तो बोलो। दूसरी तरफ वरदा इस लड़के से प्रभावित था। देखने में कद के लिहाज से नाइक कुछ खास नहीं था, लेकिन जिस जज्बे के साथ वह बात करता था वह सामने वाले को उसकी काबिलियत का यकीन दिलाने वाला था। उसकी आंखों को देखकर उसकी जो तस्वीर उभरती थी उससे किसी को शक की गुंजाइश नहीं रह जाती थी कि जो भी काम उसे सौंपा जाएगा वह पूरी दक्षता और सफाई के साथ पूरा होगा। और जैसे पुराने जमाने के शहंशाह उस्तादों पर दरियादिली लुटाया करते थे, वैसे ही वरदा ने भी किया। उसने हर किसी के सामने रामा, अरुण और बाबू की काबिलियत की सिफारिशें करनी शुरू कर दी। इस तरह रामा नाइक की मजबूत छत्रछाया में इस गुट ने ताकत और सार्वजनिक छवि हासिल की। लेकिन जिस समय की बात हो रही थी उस समय स्थिति ये थी कि पांडे की हत्या के साथ रामा नाइक, अरुण गवली और बाबू रेशम अपनी स्थिति मजबूत कर चुके थे। कई सारे मटका कारोबारों को बंद कर उन्होंने मटका और शराब व्यवसाय की कमर तोड़कर रख दी, एक ऐसा मुश्किल काम जिसे करने में पुलिस और सरकार नाकामयाब रही थी। पांडे की हत्या के नतीजे में गवली एनएसए के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि महीने भर की हिरासत के बाद ही वह छोड़ दिया गया। वह अविश्वसनीय जमाना था। सरकार से असंतुष्ट लोग महीनों जेल में सड़ा करते थे और यहाँ एक जाना माना स्थानीय अपराधी था जो महीने भर के भीतर ही छूट गया। भाइखला के लोगों को लगता था कि इसके पीछे निश्चित ही कोई वजह होनी चाहिए। हर किसी को लगता था कि यह एक डॉन के रूप में उसका दबदबा और ताकत थी जिसके चलते वह इतनी जल्दी छूट गया था। गवली ने, जाहिर है, अपने हित में इस गलतफहमी का फायदा उठाने में जरा भी देर नहीं की। वह इस बात को अच्छी तरह से जानते हुए कि उसकी रिहाई का उसकी ताकत से कोई लेना देना नहीं है, बेधड़क घूमने लगा। दगड़ी चाल में वापस लौटते ही उसने इलाके में एक मीनार खड़ी की और उस पर एक बोर्ड ठोक दिया जो एक नए वक्त की शुरुआत करने वाला था। बोर्ड पर लिखा था BRA कंपनी, जिसमें B का मतलब था बाबू रेशम, R का मतलब था रामा नाइक और A का मतलब था अरुण गवली। जेल से लौटने के बाद उसकी ताकत और प्रभाव कई गुना बढ़ गए। उसने पाया कि अब वक्त आ गया है जब उसका अपना कोई लेफ्टिनेंट और साझेदार होना चाहिए जो उसके घर की देखभाल करे और उसका चूल्हा गर्म रखे। ऐसा एक व्यक्ति उसे जुबैदा मुजावर में दिखाई दिया, जो गवली के ही इलाके में रहती थी। वह पुणे के वडगांव की रहने वाली थी। जुबैदा की शादी पहले ही मुस्लिम समुदाय के एक लड़के से तय हो चुकी थी, लेकिन जब अरुण गवली ने जुबैदा मुजावर के परिवार से आग्रह किया तो वे मना नहीं कर सके और इस तरह उनकी जोड़ी मिल गई। रामा नाइक और बाबू रेशम हालांकि सांप्रदायिक आधार पर इस शादी के खिलाफ थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि अरुण गवली एक मुसलमान लड़की से शादी रचा रहा था, लेकिन वह अपने फैसले पर अडिग रहा और जुबैदा से शादी करने पर जोर देता रहा। शादी के बाद जुबैदा को हिंदू बनाने के लिए बहुत से अनुष्ठान किए गए। उसकी मुस्लिम पहचान को मिटाने के लिए उसका नाम जुबैदा की जगह आशा रख दिया गया। गवली को उसमें वाकई एक सच्चा साथी मिल गया था, जो उसके जेल के अंदर या बाहर होने के दौरान उसके घर की देखभाल किया करती थी।